19 फरवरी हिंदी का एकदम रियल पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं और 19 फरवरी हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 19 फरवरी को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 19 फरवरी को हिंदी के पेपर में आप पूरे 80 नंबर फोड़ सकते हैं। तो एग्जाम से पहले कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये पूरा पेपर विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। पूरा पेपर में आपको हल सहित देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं, पेपर में सबसे पहले आपको QR कोड दिया गया है और यहां पर नामांक और रोल नंबर का आपको बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं। एडमिट कार्ड से देखकर आपको अपने जो रोल नंबर है वो आपको यहां पर फिल करने हैं। और हिंदी क्वेश्चन बुकेट नंबर आप देख सकते हैं S653489 और हिंदी पेपर का जो कोड है आपके S01, ये आपके हिंदी पेपर का कोड है। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हिंदी के पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो कितनी है, आपके 22 है। और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज कितने हैं, 11। माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, आपके हिंदी का पेपर है जो आपके 19 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में आप पूरे 80 नंबर हैं वो फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर आप ला सकते हैं। तो कंप्लीट पेपर आपको तैयार करना है और समय है, जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। तो 3 घंटे 15 मिनट में हिंदी का ये पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है, हल करना है। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आपको भी 19 फरवरी हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर लाने हैं तो ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो पेपर को शुरू करने से पहले परीक्षार्थियों के लिए जो सामान्य निर्देश है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो दिए हैं, तो इन सभी निर्देशों को आपको पढ़ना है और इन सभी को आपको फॉलो करना है। तो इसमें पहला निर्देश आपको दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक है, रोल नंबर है वो अनिवार्यतः लिखें। और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। और तीसरा निर्देश आपको दिया गया है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है वो आपको दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड हैं उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। और 5वां निर्देश आपको दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का जो क्रमांक है वो आपको अवश्य लिखना है। तो हिंदी का ये पूरा पेपर आप देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर के अंदर आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए के अंदर आपके प्रश्न संख्या 1 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और टोटल आपको 12 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि लेखक शब्द है, लेखक शब्द इसमें कौन सा प्रत्यय होगा। तो लेखक शब्द में आपको प्रत्यय बताना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके क, और ब ऑप्शन में दे रखा है आपके एक, और स ऑप्शन में दे रखा है आपके अक, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके इक। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें स वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। यानी लेखक शब्द इसमें कौन सा प्रत्यय होगा, अक प्रत्यय होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर स है। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि अति उत्तम शब्द वो किस उपसर्ग से बना है। तो अति उत्तम शब्द वो कौन से उपसर्ग से बना है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके अत, ब ऑप्शन में दे रखा है आपके अति, और स ऑप्शन में दे रखा है आपके ए, और द ऑप्शन में दे रखा है आपके अति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। यानी अति उत्तम शब्द वो कौन से उपसर्ग से बना है, अति उपसर्ग से बना है। तो इसमें ब वाला जो विकल्प है वो आपका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि प्रस्तुत आत्मकथ्य रचना के लेखक हैं। तो आत्मकथ्य रचना के लेखक कौन है।
तो ए ऑप्शन में दे रखा है जयशंकर प्रसाद, बे ऑप्शन में दे रखा है देव, से ऑप्शन में दे रखा है तुलसीदास और दे ऑप्शन में दे रखा है सूरदास। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको बताना है कि आत्मकथ्य रचना के लेखक कौन है। तो आत्मकथ्य रचना के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 आपको दिया गया है कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नवजीवन है वो किसे कहा है। तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नवजीवन किसे कहा है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में भी प्यारे बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन में आपको दे रखा है पृथ्वी, बे ऑप्शन में दे रखा है आपको पानी और से ऑप्शन में दे रखा है आपको आकाश और दे ऑप्शन में आपको दे रखा है बादल। तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका दे वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा बादल, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने नवजीवन किसे बताया है, बादल को बताया है, बादल को कहा है। तो इसमें दे वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही उत्तर होगा। 5वां प्रश्न आपको दे रखा है कि सूरज की किरणों का रूपांतर है। तो सूरज की जो किरणें हैं उनका रूपांतर कौन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है फसल, बे ऑप्शन में दे रखा है मिट्टी और से ऑप्शन में दे रखा है हवा और दे ऑप्शन में दे रखा है पानी। तो इस प्रश्न में भी 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके क्या होगा, फसल होगा, यानी ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सूरज की किरणों का रूपांतर कौन है, फसल है। तो इस क्वेश्चन में सही उत्तर आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। और प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि बाल गोविंद भगत के बेटे के मर्त शरीर को मुखाग्नि है वो किसने दी। तो ए ऑप्शन में है बहू ने, बे ऑप्शन में है भगत ने, से ऑप्शन में है लेखक ने और दे ऑप्शन में है पुजारी ने। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा कि बाल गोविंद भगत है, उसके बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी थी, बहू ने दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7 आपको दे रखा है कि नवाब साहब डिब्बे में क्या लेकर चढ़े थे। नवाब साहब है वो डिब्बे में लेकर क्या चढ़े थे। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मूली, बे ऑप्शन में है खीरा, से ऑप्शन में है गाजर और दे ऑप्शन में है पानी। तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका बे ऑप्शन करेक्ट होगा खीरा, यानी नवाब साहब डिब्बे में क्या लेकर चढ़े थे, खीरा लेकर चढ़े थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा। प्रश्न संख्या 8 आपको दे रखा है कि नौबत खाने में इबादत पाठ है। तो नौबत खाने में इबादत पाठ क्या है, एक ए ऑप्शन में रेखा चित्र, बे ऑप्शन में संस्मरण और से ऑप्शन में ललित निबंध और दे ऑप्शन में गद्य गीत। तो नौबत खाने में इबादत पाठ एक प्रकार से क्या है। तो प्रश्न संख्या 8 के अंदर प्यारे बच्चों ए ऑप्शन आपका सही होगा रेखा चित्र। तो इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट आंसर आपके ए ऑप्शन है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास क्या है। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है। ए ऑप्शन में है पत्ताखोर, बे ऑप्शन में एक जीवनी, से ऑप्शन में है देहाती दुनिया और दे ऑप्शन में है खुले गगन। तो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर से होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि साना साना हाथ जोड़ी, साना साना हाथ जोड़ी पाठ क्या है। ए ऑप्शन में दे रखा है संस्मरण, बे ऑप्शन में है रेखा चित्र, से ऑप्शन में है यात्रा वृतांत और दे ऑप्शन में है कहानी। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका से ऑप्शन करेक्ट होगा यात्रा वृतांत। तो इसमें से ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है कि मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं पाठ के रचनाकार कौन है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है स्वयं प्रकाश, बे ऑप्शन में है यशपाल, से ऑप्शन में है यतीन्द्र मिश्र और दे ऑप्शन में है ऐग्य। तो प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका दे ऑप्शन करेक्ट होगा ऐग्य, यानी मैं क्यों लिखता हूं पाठ के रचनाकार कौन है, ऐग्य है। और प्रश्न संख्या 12 है आपके कि लेखिका मधु कांकरिया का कहानी संग्रह क्या है। तो लेखिका मधु कांकरिया का जो कहानी संग्रह है वो कौन सा है। तो ए ऑप्शन में है सलाम आखिरी और बे ऑप्शन में है बीतते हुए और से ऑप्शन में है लाल सितारे और दे ऑप्शन में है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर दे होगा, यानी मधु कांकरिया का कहानी संग्रह बीतते हुए ये भी है, सलाम आखिरी भी है, लाल सितारे भी हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। तो इसलिए दे वाला जो ऑप्शन है
वो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि सक्रामक क्रिया के उपभेद होते हैं। तो सक्रामक क्रिया है उसके कितने उपभेद होते हैं? 3 उपभेद होते हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको क्या फिल करना है? 3 फिल करना है। उसके बाद में देखिए दूसरा रिक्त स्थान आपको दिया गया है कि जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संज्ञा कर्म या गणना का बोध कराते हैं, यानी जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या कर्म या गणना का बोध कराते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है संख्यावाचक। क्या लिखना है बच्चों? संख्यावाचक। तो इसमें संख्यावाचक आपको फिल करना है। तीसरा रिक्त स्थान आपको दे रखा है कि ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं क्या कहलाते हैं? तो तीसरा जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा आपके निजवाचक। क्या आएगा बच्चों? निजवाचक, निजवाचक होगा। ओके। और उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आएगा वे शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। तो इसमें विकारी आपको लिखना है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है प्रत्यय शब्द में कौन सी संधि है? तो प्रत्यय शब्द है, प्रत्यय शब्द है इसमें कौन सी संधि है? तो इसमें बच्चों आपकी यण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? यण। और प्रश्न संख्या 6 है आपके आजन्म शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो आजन्म शब्द है उसमें कौन सा समास है? आपके अवयवी भाव समास। तो इसमें अवयवी भाव समास आपको लिखना है, इसमें आपको अवयवी भाव लिखना है। ओके। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। और ये भी आपके टोटल 6 नंबर का है। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले प्यारे बच्चों ये जो आपको गद्यांश दिया गया है इस गद्यांश को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और उसके बाद में इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे। तो गद्यांश को आपको पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि दूरदर्शी व्यक्ति हमेशा सब में कुछ न कुछ विशेष करने की क्षमता देखता है। वह कभी भी किसी को हतोत्साहित नहीं करता। वह उत्साह भरकर दूसरे में भी क्षमता पैदा कर देता है, शरीर में प्राण और नई ऊर्जा का संचार कर देता है, क्योंकि वह यह महसूस करता है कि इनमें से कौन राष्ट्र व वृद्ध समाज के लिए कुछ बेहतर कर जाए कौन जानता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको ये गद्यांश अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। और उसके बाद में इस गद्यांश के अंदर आपको जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि दूरदर्शी व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि दूरदर्शी व्यक्ति है वो किसको कहा गया है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है जो संभावनाओं को देख सके, और बी ऑप्शन में है जो दूर से देख सके, और तीसरा है आपके जो पहले से सचेत हो, और द ऑप्शन में है दूरदर्शन का समीक्षक। तो पहले आपको जो गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश को आपने अच्छे से अगर पढ़ा है तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको गद्यांश में मिलेंगे। और उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को किस बात का फक्र है। तो ए ऑप्शन में है ज्ञानी होने का, बी ऑप्शन में है राजनीतिक होने का, सी ऑप्शन में है अध्यापक होने का, और द ऑप्शन है भविष्य के सपने देखने का। तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि देश के विकास का आधार किसे माना है। तो देश के विकास का आधार किसे माना है? ए ऑप्शन में है शिष्यों का, बी ऑप्शन में है बच्चों की शिक्षा का, सी ऑप्शन में है खुशहाली को, और द ऑप्शन में है उन्नत कृषि को। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है कि इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और 5वां प्रश्न है कि हमारा देश तरक्की करे और देश में खुशहाली आए तो हमें बच्चों के किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। और छठा प्रश्न है कि मैं एक मामूली अध्यापक हूं, यह शब्द किसने कहा। तो ये 6 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। 6 के 6 प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। आपको गद्यांश है वो अच्छे से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 है आपके कि निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये भी टोटल 6 नंबर का है। इसमें भी प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं।
लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, और लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं, पिता से मिली दुकान, लड़कियां वारिस है पिता की। तो पहले प्यारे बच्चों ये जो पद्यांश आपको दिया गया है, इस पद्यांश को आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अब देखिए इसके अंदर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि लड़कियां खिलखिलाती हैं, तो ए ऑप्शन में है तेज धूप में, ब ऑप्शन है तेज बारिश में, स ऑप्शन है तेज ठंड में, और द ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि पिता के जाने के बाद मां को किसने संभाला, तो ए ऑप्शन है पुत्र ने, ब ऑप्शन है पिता ने, स ऑप्शन है बेटी ने, और द ऑप्शन है पड़ोसी ने। तीसरा प्रश्न है आपके कि लड़कियों को दुकान किससे मिली, तो ए ऑप्शन है पिता से, ब ऑप्शन है मां से, स ऑप्शन है समाज से, और द ऑप्शन है किसी से नहीं। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि इस पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। और पांचवा प्रश्न है कि दुकान पर बैठे लड़कियां किसकी ध्वनियां सुनती हैं, और छठा प्रश्न है मां को पिता के बाद किसने समेट लिया। तो इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको पद्यांश में मिलेंगे। तो पद्यांश आपको आराम से ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 5 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये वाला जो गद्यांश है ये आपके 3 नंबर का है, और इस गद्यांश को, ये गद्यांश आपके बुक का है, बुक में चैप्टर का गद्यांश है, चैप्टर से लिया गया है। तो आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उनमें से एक गद्यांश आपके पेपर में आया है। तो पहले इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले ये जो आपको गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उसके बाद में इस गद्यांश में जितने भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि कस्बे के लोगों का कौन सा प्रयास सराहनीय था, और दूसरा प्रश्न है कि हालदार ने किस बात को महत्वपूर्ण माना, और तीसरा प्रश्न है कि हालदार साहब कब तक मूर्ति के बारे में सोचते रहे। और उसके बाद में इसके अथवा में दिया गया है, अगर आप अथवा वाला गद्यांश करना चाहें तो ये कर सकते हैं। ओके, तो इस गद्यांश को अगर आप करें तो सबसे पहले आपको गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद इस गद्यांश में भी आपको 3 ही प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, लेखिका का जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा है आपके लेखिका की माँ और पिता में क्या अंतर था, और तीसरा प्रश्न है लेखिका ने अपनी माँ को व्यक्तित्वहीन विहीन क्यों कहा है, यह आपको बताना है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपके निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो ये जो आपको पद्यांश दिया गया है, विकल विकल उन्मुन थे उन्मुन विश्व के निधाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। तो ये पूरा पद्यांश आपको आराम से ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और उसके बाद में इस पद्यांश में जितने भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न आपको क्या पूछा गया है कि कवि बादल से क्या अनुरोध कर रहा है। दूसरा प्रश्न है जल से शीतल करने का आशय स्पष्ट कीजिए। तीसरा है बादल को अनंत के घन कहने से कवि का क्या तात्पर्य है। उसके बाद में प्यारे बच्चों इसके अथवा में भी आपको एक पद्यांश दिया गया है, अगर आप अथवा वाला करना चाहें तो अथवा वाला कर सकते हैं, और इसमें भी आपको 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद में पेपर में खंड ब आपको दिया गया है, और खंड ब के अंदर आपके निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 40 शब्दों में देने हैं। तो खंड ब के अंदर सभी प्रश्न आपके लघुत्तरीय प्रश्न है, और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 2 नंबर का है। तो इसमें प्रश्न संख्या 7 आपको पूछा गया है कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई हैं। तो लक्ष्मण है, उन्होंने वीर योद्धा की कौन कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया है, कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं, वो आपको लिखनी है। 8वां प्रश्न है आत्मकथ्य कविता है उसका मूल भाव स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न संख्या 9 दे रखा है कि सरगम और सप्तक से आपका क्या अभिप्राय है। संगतकार कविता के आधार पर आपको स्पष्ट करना है।
और प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि बाल गोविंद भगत के जीवन में उस दिन कौन सी घटना घट गई जिससे उनकी संगीत साधना का चरम उत्कर्ष है वो देखा गया। और प्रश्न संख्या 11 है कि लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट है वो क्यों खरीदा। और प्रश्न संख्या 12 है मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। तो मन्नू भंडारी है उनके व्यक्तित्व की आपको विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 13 आपको दिया गया है कि माता का आंचल पाठ के शीर्षक की सार्थकता आपको स्पष्ट करनी है। प्रश्न संख्या 14 है कि एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। लेखक की जो अनुभूति है वो अपने शब्दों में लिखनी है। और प्रश्न संख्या 15 है कि रंग जमना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो रंग जमना मुहावरे का क्या अर्थ होता है ये आप सभी बच्चों को कमेंट करके जरूर बताना है। उसके बाद में खंड 6 है आपके, और खंड 6 के अंदर आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके 3-3 नंबर के हैं। तो प्रश्न संख्या 16 है आपकी कि भगत का निर्णय अटल था, तू जा नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। बाल गोविंद भगत ने ऐसा क्यों कहा है। ओके, ये आपको बताना है। और इसके अथवा में भी प्रश्न दे रखा है कि लेखक ने काशी की कौन कौन सी सांस्कृतिक विशेषताएं बताई हैं, वो विशेषताएं आपको लिखनी है। तो दोनों में से एक प्रश्न आपको करना है। और प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। लेखिका के इस कथन को साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर आपको स्पष्ट करना है। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति और नवजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं वो आपको स्पष्ट करनी है। और प्रश्न संख्या 18 है आपके कि लक्ष्मण परशुराम संवाद काव्यांश के आधार पर बताइए कि तुलसीदास संवाद योजना में बड़े निपुण हैं। और इसके अथवा में प्रश्न है कि हारिल की लकड़ी का क्या तात्पर्य है। तो हारिल की लकड़ी का क्या तात्पर्य है ये आपको लिखना है। और गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी है वो क्यों कहा है। प्रश्न संख्या 19 है आपके कि तुलसीदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का संक्षिप्त आपको परिचय देना है। और एक आपके तुलसीदास का है। तो दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। उसके बाद में देखिए सेक्शन डी है आपके खंड द है। और खंड द में सभी प्रश्न आपके निबंधात्मक प्रश्न है। और प्रत्येक प्रश्न आपके यहाँ पर देख सकते हैं आप निबंधात्मक प्रश्न दे रखे हैं। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 150 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 20 है आपके निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। अगर आप 300 शब्दों में निबंध लिखेंगे तभी आपको 6 नंबर मिलेंगे। ये 6 नंबर का निबंध है आपके। और इसमें पहला निबंध दे रखा है आदर्श विद्यार्थी जीवन। अगर आप ये वाला निबंध लिखते हैं तो आपको ये पॉइंट लिखने होंगे। प्रस्तावना है विद्यार्थी जीवन का आदर्श है, विद्यार्थी जीवन के उद्देश्य हैं, विद्यार्थी जीवन के विशेष गुण और उपसहार। दूसरा दे रखा है आपके मोबाइल फोन वरदान या अभिशाप। अगर आप ये वाला निबंध लिखेंगे तो इसमें ये पॉइंट आपको लिखने होंगे। प्रस्तावना, दूसरा मोबाइल फोन पर बढ़ता प्रचार, तीसरा मोबाइल फोन से लाभ, 4 नंबर है मोबाइल फोन से हानि, 5वां है उपसहार। और तीसरा है आपके जल संकट एक विकट समस्या। अगर आप ये निबंध लिखेंगे तो इसमें ये वाले पॉइंट लिखने होंगे। प्रस्तावना है जल की महत्ता, जल संरक्षण का तात्पर्य, राजस्थान में जल संरक्षण और उपसहार। और 4 नंबर निबंध दे रखा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर आप ये निबंध लिखोगे तो इसमें ये पॉइंट लिखने होंगे। प्रस्तावना है कन्या भ्रूण हत्या के कारण, कन्या भ्रूण हत्या के दुष्परिणाम, कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उपाय और उपसहार। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानपुर का अशोक मानकर प्रधानाचार्य महोदय से खेल सामग्री मंगवाने हेतु आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये 4 नंबर का है। और इसके अथवा में अगर आपको प्रार्थना पत्र नहीं आ रहा है तो इसके अथवा में भी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। ये वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अथवा में दिया गया है कि स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ का छात्र निरंजन कुमार मानकर अपने छोटे भाई विमलेश कुमार को जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में प्रथम आने पर उसकी सफलता पर प्रोत्साहित करते हुए एक बधाई पत्र
आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित अवतरण का संक्षिप्तीकरण कीजिए। तो मनुष्य सुख की खोज आदिकाल से कर रहा है और इसी की प्राप्ति उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहा है। दुख से वह इतना घबराता है कि इस जीवन में ही नहीं, आगे आने वाले जीवन के लिए भी ऐसी व्यवस्था करना चाहता है कि वहां भी सुख का उपभोग कर सके। तो ये जो पंक्तियां आपको दे रखी है, इन पंक्तियों का आपको अवतरण है और इनका संक्षिप्तीकरण आपको करना है। 4 नंबर का है आपके। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा वाला प्रश्न आप कर सकते हैं कि निम्नलिखित पंक्ति का पलवन कीजिए। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, तो इस पंक्ति का आपको पलवन करना है। प्यारे बच्चों, अगर आपने ये हिंदी का पूरा पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 19 फरवरी को हिंदी के पेपर में आप पूरे 80 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।